जैसे कि आपको पता है, जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो 1600 मीटर से रिलेटेड थी। उसमें कुछ टॉपिक था जो सबसे मेन है, हाँ, जो डोपिंग वाला। तो हम उसी को आज थोड़ा आगे बेहतर तरीके से समझेंगे कि सर उनमें। उसमें ना दो तीन क्वेश्चन जो है मेरे माइंड में थोड़े बैठ से गए। हाँ हाँ। तो जैसे पहले ये है, आजकल के जो यंग मैन है वो जिम में डेथ हो रही है, इसका कारण डोपिंग हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है? आप कहीं पे भी जा रहे हो, चाहे आप जिम जा रहे हो, आप ग्राउंड पे जा रहे हो, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, पहले तो जो आपका जिम ट्रेनर है वो अच्छे से सर्टिफाइड क्वालिफाइड वो हर तरीके से होना चाहिए। क्योंकि जो बहुत से जिम है उनमें मैंने देखा है कि जिम के साथ साथ जो ट्रेनर्स हैं वो बच्चों को जो स्टेरॉइड्स हैं जो बिल्कुल प्रतिबंधित हैं और जो नहीं देने चाहिए वो धड़ल्ले से बिल्कुल खुल के दे रहे हैं। तो जो एथलीट है वो जिम जाता है, तो वो मेनली किन किन चीजों का प्रयोग करता है ज्यादातर? तो ज़्यादातर जो हादसे हो रहे हैं उनमें होता क्या है, एक तो प्री वर्कआउट में कैफीन का कंटेंट 200 से 300 mg नॉर्मल से नॉर्मल आप लोगे वो होता है। अब धीरे धीरे हमारी टॉलरेंस बढ़ेगी। मान लो हम लगातार 2-3 महीने से वर्कआउट कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, कुछ भी सब्सटेंस अगर हम ले रहे हैं उसका धीरे धीरे इफेक्ट होना कम हो जाएगा। उसको वापस से उसी स्टेज पे लाने के लिए हमें क्या मात्रा जो हम उसे खा रहे थे, पहले मान लो 1 स्कूप ले रहे थे, वो अब 2 स्कूप लेनी पड़ेगी। 3-4-6 महीने बाद फिर टॉलरेंस होगी तो वो स्कूप 3 करनी पड़ेगी। तो उसमें जो कैफीन है जो मेन है, तो कैफीन की वजह से ना एक तो ब्लड हमारा थोड़ा पतला हुआ, हमारी हार्ट रेट बहुत हाई हुई, ठीक है, हमारी मेंटल अलर्टनेस इतनी ज़्यादा होगी। बॉडी का पूरा फोकस बस इसी चीज़ पे है कि हम नॉर्मल बॉडी की जो होम्योस्टेसिस है उसे कैसे मेंटेन रखें। तो मेनली जो हो रहा है वो हार्ट अटैक से ही हो रहा है, और जो मेन है वो कैफीन ही है। जैसे ही आप 2-3-4 स्कूप पे गए, खत्म। दूसरी चीज़ है, एक टर्मिन है। तो टर्मिन मोस्टली होता क्या है, स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट मतलब कि पर्टिकुलर टाइम पे 1 घंटे या 2 घंटे के लिए वो आपकी स्ट्रेंथ बहुत हद से ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। और उसके अलावा जिम में जो मैंने देखा है जो लोग यूज़ कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स बहुत तरह के हैं। एनाबॉलिक हुए आपके, फिर डायूरेटिक्स हुए, वो वेट कट भी कर रहे हैं। कुछ लोग हार्मोन्स पे हैं। उसके बाद जब हम पीसीटी कर रहे हैं, पोस्ट साइकिल थेरेपी, तो उसमें भी स्टेरॉइड का ही यूज़ कर रहे हैं, मास्किंग एजेंट्स या डायूरेटिक है। ये सब एक तरीके से सभी के सभी शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक, जो कि नहीं करनी चाहिए। जिम में अगर हम नॉर्मल जा रहे हैं तो आज के टाइम पे जिम इसलिए नहीं जा रहे लोग की फिटनेस के प्रति अवेयर रहना, वो सोशल मीडिया पे आने के लिए उनकी ज़रूरत बन चुकी है कि हाँ भाई अच्छी बॉडी है, पर्सनैलिटी है, तो उनकी रीच थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता जो उनके शरीर के अंदर चल रहा है वो उसके कितने घातक परिणाम भविष्य में होंगे। इसका एक एग्जाम्पल है, अभी अभी जो आर्नोल्ड है, अब उसके जीन सबसे बेस्ट है। उसका लड़का है, उसने अभी जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें उसने मेडल जीत रहा है वो लगातार। तो वो बिल्कुल नेचुरल है। और उसे हम नेचुरल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसका टेस्ट जो है ना, जब इंटरनेशनल होगा, वो हर तरीके से बिल्कुल 100% श्योर करके चलते हैं कि हाँ ये हमेशा आज तक के लिए नेचुरल रहा है, तब वो जाके जीत रहा है। अब उसके अलावा इंडिया में ही अगर हम नेचुरल के नाम पे जाएं, ये जितने भी बॉडी बिल्डिंग होते हैं जिनमें बोला जाता है कि भाई नेचुरल है ये वाला, इसमें कोई जो पार्टिसिपेंट है वो स्टेरॉइड यूज़ नहीं कर, इंडिया में बोल लूँगा, ठीक है, वे आ तो जाएंगे, ठीक है, वो अपने आप को क्लेम भी कर देंगे कि हम बिल्कुल नेटी हैं, हम ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं उसी चीज़ को कंपेयर करूँ, वो जो आर्नोल्ड का जो लड़का है, ठीक है, उसकी फिजिक्स से, और जो हमारे इंडिया में जो बोल रहे हैं कि मैं नेचुरल हूँ उसकी फिजिक्स से, काफ़ी है दूर से देखने के बाद ये बताने में कि हाँ भाई इसने कुछ ना कुछ स्टेरॉइड है या जो भी इनहांसिंग गियर है उनका उपयोग करा है। सर जैसे कि मुझे एक चीज का और था, जैसे अगर ये हमारा प्रोटीन प्री वर्कआउट हो गया, अन्य चाहिए ऐसी कोई चीज, मतलब सप्लीमेंट में जो भी आती है, ये इनकी हम पहचान कैसे करें कि ये असली है नकली है? देखो इसका सिंपल सा है, जब आप मेडिकल स्टोर पे जा रहे हो या किसी भी तरह की दवाई खरीद रहे हो तो वो पेटेंट होती है, उसको ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो उसको पहले ना ह्यूमन ट्रायल होगा, और जब वो सेफ होगी बिल्कुल यूज़ के लिए तभी वो मेडिकल स्टोर्स पे आएगी। लेकिन जो सप्लीमेंट के स्टेरॉइड हम ले रहे हैं उनमें ये प्रक्रिया बिल्कुल जीरो है। इन चीज़ है कोई पेटेंटेड नहीं है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ डिब्बे पर लिखी गई है वो कंटेंट उसमें है। तो सबसे मेन चीज़ ये है, कुछ चीज़ें अगर हमें सप्लीमेंट के नाम पे बिल्कुल सर्टिफाइड ऑथेंटिक चीज़ें मिल रही हैं तब तक तो वो ठीक है। और उसके अलावा अगर हम कुछ भी ले रहे हैं तो ये हमें फिर देखभाल के लेना पड़ेगा, और एक जो ट्रस्टेड बंदा है उसी से ही सामान जो सप्लीमेंट है वो खरीदने पड़ेंगे। सर जैसे अपने एथलीट्स के बहुत गेम होते हैं, जो इनके खिलाड़ी होते हैं वो किस तरह की डोपिंग यूज करते हैं सब में ज्यादातर? एथलेटिक्स में इवेंट है बहुत सारे, तो उनमें किसी में डिमांड है एंड्योरेंस की, किसी में स्पीड की है, और किसी में स्ट्रेंथ की है। तो वो एक क्लास अलग बिल्कुल बन चुकी है कि हम पर्टिकुलर टाइप के लिए पर्टिकुलर जो स्टेरॉइड है या है वो ही यूज़ करते हैं। तो इसमें 3-4 हैं। एक तो स्टिमुलेंट होता है, वो आपका बिल्कुल कोई भी कंपटीशन से जस्ट पहले लिया जाएगा,
वो आपको ना थोड़ा सा फोकस कर देगा, बॉडी थोड़ी सी अच्छी वार्म अप करेगा। कैफीन आपका एक स्टिमुलेंट है, मॉर्फिन है, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, वो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है, 2 महीने 3 महीने। तो टेस्टोस्टेरोन की ही फॉर्म है, और उसका मतलब मेन मकसद ये है कि हम अपने शरीर पे स्ट्रेंथ और जो मसल है उसका अपटेक बढ़ा सकें। फिर उसके अलावा जीन डोपिंग है और ब्लड डोपिंग है, हाँ, जो ज़्यादातर एंडोरेंस वाले एथलीट हैं वो करते हैं, ठीक है। नारकोटिक्स है, जो मोस्टली पेन रिलीवर हैं, और ओपियोइड्स हैं, तो वो हाईली, ये समझ लो, एडिक्टिव हैं, और अगर बंदा उन्हें कोई यूज़ कर रहा है हफ्ता 10 दिन, तो पॉसिबिलिटी है कि वो उनका शिकार बने। आपने बहुत टाइम तक कोई भी स्टेरॉइड लिया है, ठीक है, आप कंपटीशन में जा रहे हो और आपको बॉडी क्लीन रखनी है, वहाँ पे जब कंपटीशन में आपको ब्लड सैंपल या कुछ भी होगा वो पॉजिटिव ना आए, तो वो मास्क करेंगे कोई भी ऐसा डाययूरेटिक्स लेके कि जो भी सामान उन्होंने यूज़ किया है पहले वो शरीर से वॉश आउट हो जाए। और मेनली होगा कैसे, ये जितना भी शरीर में पानी है वो पानी के थ्रू हम बॉडी के बाहर करते हैं। जो डाययूरेटिक्स है ये भी बहुत खतरनाक है, किडनी की बीमारियाँ हुई, ठीक है, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, पैनक्रियाटिक फेलियर, ये 3-4 चीज़ें हैं जो इसकी वजह से हो रही हैं सभी फील्ड में, ऐसा नहीं एथलेटिक, उसके अलावा भी जो प्रोफेशनल खेलते हैं लोग बाग, ठीक है। सर ये नाडा और वाडा क्या होता है जानते हैं? अगर हम किसी भी कंपटीशन में खेल रहे हैं जो ऑफिशियल है और उसका नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, तो वहाँ पे एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जो इंडिया की है, तो उसका काम ये है कि जितने भी ये इवेंट होते हैं वो वहाँ पे जाके खिलाड़ियों का सैंपल ले और पता करे कि इन खिलाड़ियों में गलत तरीके से एडवांटेज लिया है ड्रग्स के थ्रू दूसरे पार्टिसिपेंट को हराने के लिए, तो ये सब नाडा देखती है, ठीक है। और जब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होंगे तब वाडा का रोल आएगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो आप जब वहाँ पे जाओगे तो ये काम है फिर वाडा का कि जब भी आप कंपटीशन खेल रहे हो तो वहाँ पे आपका सैंपल होगा। सर एक बात और है, जैसे भी मैंने आजकल देखा है कि जैसे भी इंटरनेट पे देखा है, इंडिया में खिलाड़ी कम निकलते हैं और हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी खिलाड़ी कम है, और देशों में समझ आता है, ऐसे क्यों है सर? ऐसा इसलिए है, इसका एक रीज़न डोपिंग ही है, ठीक है। आपने देखा होगा एक सर्वे हुआ है, ठीक है, पहले, तो उसमें ये देखा गया है जो बच्चा अंडर 16 जूनियर नेशनल 18 20 यूथ गेम ये जो खेल रहे हैं, तो जब इनका एक बार मेडल आ गया जो जूनियर में है, तो उस टाइम पे वो मेडल आने के लिए उन्होंने बहुत हाई लेवल पे कुछ स्टेरॉइड का यूज़ किया है, जूनियर लेवल पे ही, स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो स्टडी ये थी कि जितने भी लोगों ने जो पहले जूनियर नेशनल इस तरह से यूथ गेम खेले हैं, उनमें से मुश्किल से 1% ही एथलीट हैं जो हमारी जो नेशनल सीनियर टीम है वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो जो हमारी नेशनल टीम है ना, उसके लिए जो एथलीट्स आते हैं वो रैंडम होंगे, ऐसा नहीं है कि उनमें से सभी के पास जूनियर नेशनल के मेडल हैं, जो उस चीज़ से उस एज में बच गए, ठीक है। एक तो वो लोग होंगे जो उस डोपिंग में उस एज से बचे हुए हैं। जूनियर नेशनल में मेडल वाला आगे अगर वो प्रोग्रेस करेगा तो वो सीनियर में भी जाएगा इंटरनेशनल के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, जूनियर वाला जूनियर पे रह गया, ठीक है। सीनियर के लिए और इंटरनेशनल के लिए 90% एथलीट वो हैं जो कभी जूनियर में पार्टिसिपेट भी नहीं किया और वो अब मेडल लेके आ रहे हैं। सर जैसे अगर कोई खिलाड़ी कर रहा है खेल के दौरान, कोई भी अगर इवेंट है उसके दौरान वो डोपिंग कर रहा है, तो वाडा उसे कैसे पकड़ता है? इसमें 2 तरीके हैं, एक तो इन कॉम्पिटिशन है, जब आप कॉम्पिटिशन खेल रहे हो, आपका इवेंट हो गया, ठीक है, तो उसके तुरंत बाद वो आपका सैंपल लेंगे, यूरिन सैंपल या ब्लड सैंपल, तो ये इन कॉम्पिटिशन है, और वहाँ पे अगर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो वो खिलाड़ी पे बैन लग जाएगा। उसके अलावा आउट ऑफ कॉम्पिटिशन है, तो जितने भी खिलाड़ी पे रैंडम टेस्ट होते हैं, आपको बताएंगे नहीं, वो जो डोपिंग वाले हैं, वो नाडा वाले, वो कभी भी आएंगे और आपका टेस्ट लेके वो चले जाएंगे। अगर आप उसमें भी फेल होते हो, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव आ गया, तो भी आप ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन खेल लो तभी बैन लगेगा, इस टाइम पे भी आपके ऊपर बैन लग सकता है। तो ये जस्ट एक अवेयरनेस है, हम लोगों को जो स्टेरॉइड है उनसे काफ़ी दूर रहना चाहिए, ठीक है। बहुत जल्दी परफॉर्मेंस बढ़ाने के चक्कर में कभी ना बढ़े। एथलीट बनने के लिए 10 से 12 साल लगातार वर्कआउट, अच्छा वर्कआउट चाहिए। स्टेरॉइड का तो मेनली अगर मैं बता सकता हूँ जो सबसे बड़ा नुकसान है, एक तो मसल आई, लेकिन वो मसल ना कोऑर्डिनेटेड मसल नहीं है। मान लो मैं कोई इवेंट कर रहा हूँ तो मेरा एक रिपीटेटिव मूवमेंट है, चाहे मैं जेवलिन कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, मैंने स्टेरॉइड लिया तो जो मसल आएगी उस पर मेरा कंट्रोल कम रहेगा, क्योंकि वो आई इस तरीके से अचानक, ठीक है, और वो फिर जाएगी भी अचानक, तो जो सेंसिटिविटी है और जो मैं यूज में ला सकता हूँ वो मसल वो बहुत मिनिमम है। तो मैं नेचुरल डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है, वो कोऑर्डिनेटिव है, तो उसमें हम पहले नॉर्मल करेंगे इजी फेस में, फिर हम उसे रेपिटेशन में लाएंगे, फिर वो रफ फेस में आएगा, फिर उसके बाद जाके एक प्योर कोऑर्डिनेशन बनता है। तो उसके बाद जो हमारी मोटर यूनिट्स हैं और जो हमारे न्यूरो सेंसर्स हैं वो अच्छे से तालमेल बिठा काम करते हैं,
उसके बाद है कि हम परफॉर्मेंस अच्छी निकाल सकते। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और यही छोटी छोटी वीडियो हम आगे हिंदी इंग्लिश या जैसे भी है हम वो कवर करते रहेंगे सभी ऑडियंस के।